हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री से। जैसे कि मैं लगातार आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो लगातार दे रहा हूँ, उसी में एक हमारे पास आज नया टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन की हम लोग बात करने जाएंगे तो ये बंगाल जो पार्टीशन होता है वो 1905 में इफेक्ट में आता है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है वो कह सकते हैं कि 1903 में अनाउंस कर दी जाती है। 1903 में अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन वो प्लानिंग हमेशा से चल रही होती है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें बताऊंगा किस तरीके से क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से क्या प्लानिंग थी, जो उस समय गवर्नमेंट थी वो क्या सोच रही थी, किस तरीके से चीज़ें कर रही थी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात शुरू करेंगे तो हमें बात शुरू करनी पड़ेगी ये, यानी कि आपको देखना पड़ेगा इनको। इनको अगर आप नहीं जानते हो बताता हूँ आपको कौन है ये। इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ये ये 1899 में इंडिया में वाइसरॉय बन के आए थे। इंडिया के वाइसरॉय बन के आए थे। वाइसरॉय बनने के बाद क्या हुआ था, यानी कि ये हमेशा से चीज़ें कर रहे थे और प्रॉपर तरीके से जो एक पॉलिसी होती है डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी होती है उसको एप्लीकेबल इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने एक बात देखी, इन्होंने ये देखा कि जो बंगाल का रीजन है हमारा, यानी कि बंगाल का जो, यानी कि आज आप देखते हैं जो हमारा बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। तो इन सब की जो आज प्रेजेंट टाइम के जो स्टेट्स हैं वो सब मिला के क्या हुआ करते थे, एक टाइम पे बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। ये बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, तो बंगाल प्रोविंस को क्या कर दिया था, यानी कि ये जो साहब यहाँ पे आए और इन्होंने ये देखा कि जो नेशनलिज्म की, यानी कि जो नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं, यानी कि जो प्रोटेस्ट है नेशनलिज्म के लिए, वो लगातार बढ़ रहे थे। तो उन्होंने ये क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि जो बंगाल पार्टीशन किया उससे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हिंदूज को और मुस्लिम्स को। क्या कर दिया था, यानी कि बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया गया कि एक साइड में हिंदूज मेजोरिटी में हो जाएं और दूसरी साइड में जो मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी में हो जाएं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से कैसे अनाउंस होता है, पहले समझ लीजिए। उसके बाद मैं मैप लेके आया हूँ, मैप में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए। तो बात करते हैं हम लोग 1903 की बात करते हैं। मैंने आपको बताया ये प्लानिंग पहले से हो रही थी, लेकिन 1903 में क्या होता है, यानी कि ये बंगाल का पार्टीशन करेंगे, इसको क्या कर देते हैं, यानी कि इसको मेड पब्लिक, यानी कि इस जो बात होती है, यानी कि जो पॉलिसी होती है, इसको पब्लिक करने के लिए क्या कर देते हैं, मतलब बता देते हैं पब्लिक में कि हाँ हम ऐसा कुछ करने वाले हैं आने वाले वक्त में। टाइम बस समय नहीं बताते हैं कब करेंगे, लेकिन हाँ ये बताते हैं कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। और उसका रीज़न क्या दिया जाता है, उन्होंने रीज़न दिया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतें मतलब उन्होंने कहा कि जो ये प्रोविंस है बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, लार्ज प्रोविंस है, जो कि किसी एक अथॉरिटी से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उनका मानना ये था कि इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इतना हिस्सा कोई और मैनेज करेगा, इतना हिस्सा कोई और मैनेज करेगा, ये इन्होंने बताया था। और ये अगर इनकी बात समझी जाए, अगर वहाँ की पॉपुलेशन समझेंगे तो ये सच बात भी थी, लेकिन इनका मोटिव सिर्फ ये नहीं था। साथ में देखिए, इनका मोटिव एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला था, ये सच बात है, लेकिन साथ में ही हिंदू मुस्लिम्स को बांटने का मोटिव भी इनका था। मैं उसको सच कैसे कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले मोटिव को, सर इस बात को समझ लीजिए। तो अगर आप उस टाइम की बात 1905 और 1911 के बीच की बात करेंगे तो बंगाल की जो पॉपुलेशन लगभग लगभग 8 मिलियन के आसपास, यानी कह सकते हैं लगभग लगभग 80 मिलियन के आसपास, यानी कि कह सकते हैं 78 मिलियन मान लीजिए, यानी कि 7 करोड़, 7 करोड़ 80 लाख के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन थी, जो कि 1/4 थी। 1/4 थी ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी, ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी ब्रिटिश के अंडर में, अंडर ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में
जो उस समय पॉपुलेशन आ रही थी उसका 1/4 पार्ट सिर्फ बंगाल में रह रहा था, यानी कि 7 करोड़ 80 लाख, यानी लगभग लगभग 8 करोड़ लोग वहां पे रह रहे थे, जो कि एक प्रोविंस को के मतलब कि थ्रू संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये बात बिल्कुल सच है। तो इनका क्राइटेरिया कैसे था, मैं आपको मैप समझा, तो चलिए मैं आपको मैप समझाता हूँ किस तरीके से क्या सिचुएशंस थी बंगाल में और किस तरीके से क्या पार्टीशन हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया 80 मिलियन, यानी कि लगभग 8 करोड़ के आसपास इस पूरे की क्या थी, पॉपुलेशन थी, इस पूरे की पॉपुलेशन जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक 8 करोड़ की थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस तरीके से यहाँ से डिवाइड किया बंगाल को, इस तरीके से यहाँ से डिवाइड किया, यानी कि जो इधर वाला एरिया था इसको ईस्टर्न बोल दिया, ईस्टर्न बंगाल और असम बोल दिया, ठीक है। और जो इधर वाला एरिया था उसको बिहार और उड़ीसा बोल दिया, यानी कि ये वेस्टर्न वेस्टर्न बंगाल हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया यानी कि बिहार, बिहार और उड़ीसा। ये देख रहे हैं बिहार और उड़ीसा था, इसलिए बिहार और उड़ीसा वाला रीजन को क्या कर दिया गया, वेस्टर्न बंगाल कह दिया गया। किस तरीके से डिवाइड किया जरा समझिए, किस तरीके से हिंदूज और मुस्लिम फर्क आ गया, जरा ये समझने की कोशिश करिए। यानी कि ये वाला जो एरिया था इसमें लगभग कितने लोग आ गए, 31 मिलियन, 31 मिलियन लोग इसमें आ गए, और इसमें लगभग आ गए 54 मिलियन, यानी कि लगभग ये 3 करोड़ 10 लाख के आसपास है, 10 लाख के आसपास है। और ये 5 करोड़ 40 लाख के आसपास है, यानी कि इस एरिया में 5 करोड़ 40 लाख लोग रह रहे थे और इस एरिया में 3 करोड़ 10 लाख लोग रह रहे थे। अब हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आती है जरा समझ लीजिए। जब ये पूरा था तो हिंदू मुस्लिम क्या था, लगभग इक्वल चल रहे थे, जब ये पूरे की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में होता है तो एक साइड में हिंदूज की मेजोरिटी हो जाती है और दूसरी साइड में मुस्लिम्स की मेजोरिटी हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया था यानी कि ईस्टर्न वाला एरिया, ईस्टर्न वाले एरिया में मुस्लिम क्या हो जाते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाते हैं। और इस वाला जो एरिया था यानी कि जो ईस्टर्न वाला वो वेस्टर्न वाला एरिया था उसमें हिंदूज जो होते हैं, हिंदूज आ जाते हैं मेजोरिटी में। मेजोरिटी कैसे, जरा ये समझना पड़ेगा आपको, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो 54 जो मिलियन था इसमें से, जो 54 मिलियन था इसमें से लगभग 42 मिलियन, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख के आसपास हिंदूज थे। बाकी बचे हुए कौन थे, बाकी बचे हुए मुस्लिम्स थे। तो देखा ना आपने, यानी 54 है, 4 करोड़ 20 लाख लोग क्या हो गए हैं वहां पे, हिंदूज हो गए हैं, बाकी बचे हुए मुस्लिम हो गए, यानी कि जो हिंदूज हैं यहाँ पे मेजोरिटी में आ गए। इधर की समझ लेते हैं, यहाँ की समझ जाएंगे तो लगभग 18 मिलियन, 18 मिलियन लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जो लोग थे वो क्या हो गए थे, वो मुस्लिम थे। और बाकी बचे हुए लोग क्या थे, यानी कि रिमेनिंग क्या थे, रिमेनिंग हिंदूज थे, रिमेनिंग हिंदूज थे, ठीक है। एक तो इस तरीके से बांट दिया, यानी कि जो रिलीजन वाइज होता है इसलिए बांट दिया। और जो इसका सेंटर था, जो इधर की जो यानी कि ईस्टर्न की, जो ईस्टर्न साइड की जो कैपिटल रखी गई थी उसको ढाका रखा गया था, यानी कि जो ढाका है उसको रखा गया था ईस्टर्न साइड की कैपिटल। और इस साइड की कैपिटल क्या रखा गया था, इस साइड की कैपिटल रखा गया था कलकत्ता को। कलकत्ता मेन कैपिटल भी ब्रिटिशर्स की थी और उसको ही क्या कर दिया गया, इस कैपिटल के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि यही कैपिटल वहां पे रखी गई। उसके बाद एक और चीज इसमें देखने को मिलती है, एक लिंग्विस्टिक वे था इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। लिंग्विस्टिक यानी कि जो लैंग्वेज के हिसाब से था, जो लैंग्वेज के हिसाब से था, लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ बंगाली स्पोकन थे, बंगाली स्पोकन थे, हिंदी स्पोकन थे और उड़िया स्पोकन थे। अब जरा ये समझ के देखिए, यहाँ पे मैप में अगर समझेंगे तो यानी कि अगर आपने ये एरिया यहाँ से अलग कर दिया है, तो अलग कर दिया तो क्या होगा इस वाले एरिया में, यानी कि इस स्पेसिफिक एरिया में क्या होगा, जो बंगाली स्पोकन थे, जो बंगाली स्पोकन थे, बंगाली स्पोकन लोग जो थे वो क्या हो गए, वो माइनॉरिटी में हो गए, यानी कम हो गए, क्योंकि बंगाल तो पूरा है। जो बंगाली स्पोकन है वो पूरे में फैला हुआ है, लेकिन क्या हुआ इस एरिया में जब किया तो ये लोग माइनॉरिटी में आ गए, यानी कि बंगाली स्पोकन क्या हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, यानी किस तरीके से लोगों ने इसको
विरोध किया और किस तरीके से कब कब उस चीज़ों की अनाउंसमेंट होती है और किस किस तरीके से कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए, तो मैंने जैसे बताया आपको, दिसंबर, जस्ट अ मिनट, हाँ, दिसंबर 1903 में ये बात पब्लिक हो जाती है, यानी कि पब्लिकली लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 6 जुलाई 1905 में ये अनाउंस कर दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि इस तरीके से कोई पार्टीशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 में ये जो पार्टीशन था इनटू इफेक्ट, यानी कि ये इफेक्ट में आ जाता है, यानी कि इस दिन क्या होता है, एप्लीकेबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो वहाँ के लोग होते हैं यानी कि वो प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ को लेके, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो प्रोटेस्ट कर रही होती है। एक बंगाल से बहुत बड़ा नाम आता है, इसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से सब लोग मिल जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या, जब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने के लिए किया गया है, यानी कि डिवाइड एंड रूल कंट्रोल में किया गया है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, 16 अक्टूबर को ही इसको मनाते हैं राखी डे के, यानी कि राखी दिवस। इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो हिंदूज होते हैं वो मुस्लिम्स को राखी बांधते हैं और जो मुस्लिम्स होते हैं वो हिंदूज को राखी बांधते हैं। और क्या होता है इसमें, देखिए, लोग फास्ट रखते हैं उस दिन, और जो गंगा गंगा में नहाने जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये दिखाना चाह रहे हैं, कुल मिला के दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, आपके इस पार्टीशन से हिंदूज मुस्लिम के जो रिलेशन है, जो यूनिटी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये सब दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए राखी दिवस भी कहा जाता है। और इसकी रिक्वेस्ट किसने की थी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, उस समय इन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम है अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये रखा था उन्होंने। और ये एक तरीके से क्या हो गया था, यानी कि ये जो उस समय मूवमेंट चल रहे लगातार उसका सॉन्ग हो गया था, यानी कि अमार सोनार बांग्ला बजना उस समय, बजना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई थी। अमार सोनार बांग्ला के बारे में तो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश है उसका नेशनल एंथम है ये, नेशनल नेशनल एंथम है। और ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो इंडियन नेशनल एंथम है, जनगण मनगण, वो भी लिखी है, यानी कि ये भी इन्होंने लिखी है और ये भी इन्होंने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप में इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दो कंट्रीज की नेशनल एंथम लिखी है, ये बात ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप में यूनिक है क्योंकि वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दो देशों में की जो नेशनल एंथम है उसको लिखा है, एक बांग्लादेश के लिए लिखा है और एक किसके लिए लिखा है, एक इंडिया के लिए लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप ये समझिए थोड़ा सा, इसमें एक मूवमेंट चलाया जाता है इसके बाद जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। इसमें ही स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है। ये होता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905। और इसकी थीम जो होती है वो होती है वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग होता है, यानी कि जो सॉन्ग है उसको क्या करते हैं, इस मूवमेंट के लिए चलाया जाता है, यानी कि जहां पे ये मूवमेंट की रैलीज हो रही होंगी, प्रोटेस्ट हो रहा होगा, वहां वंदे मातरम आपको सुनने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या था, इसमें बॉयकॉट करना था। ये बॉयकॉट वैसे ही वाला था जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वैसे ही बॉयकॉट था, यानी कि ब्रिटिशर्स से कोई सामान नहीं खरीदना है, जो भी उनके, जो भी वो लेके आ रहे हैं उसको खरीदना नहीं है, जो भी चीज़ें उनसे मिल रही हैं, जो भी रिसोर्स हमें उनसे मिल रहे हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 1911 में, यानी कि ये क्या होता है, ये 1905 से 1901 तक एप्लीकेबल रहता है बंगाल का पार्टीशन। उसके बाद 1911 में क्या होता है, 1911 में 3 4 चेंजेस होते हैं, जिसमें से देखिए पहला चेंजेस क्या होता है, यानी कि जो बंगाल पार्टीशन है, बंगाल जो पार्टीशन है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन ईस्टर्न और वेस्टर्न में किया गया था उसको डिमोलिश कर दिया जाता है।
और कैलकटा इससे पहले कैपिटल हुआ करती थी। कैलकटा से शिफ्ट करके दिल्ली कैपिटल, यानी कि जो आज दिल्ली कैपिटल आप देखते हैं वो 1911 में ही बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्या होता है, असम। असम पहले ईस्टर्न बंगाल में ही आता था, लेकिन क्या कर दिया गया जाता है, इसको एक सेपरेट प्रोविंस बना देते हैं, इसको सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है। उसके बाद समझिए, यानी कि वेस्टर्न की अगर बात करने जाएंगे तो वेस्टर्न में बिहार आ रहा था, बिहार और उड़ीसा आ रहा था। इनको क्या कर दिया गया, इनको बंगाल से निकाल दिया गया, बंगाल से निकाल दिया गया अलग, इनको भी बना दिया गया प्रोविंस, सेपरेट प्रोविंस ये भी बना दिए गए। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि बंगाल पार्टीशन क्या है। फिर भी अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया है तो आप उस स्पेसिफिक पोर्शन को कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।